नमस्कार। एंशंट इंडिया, प्राचीन भारत, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में क्या तस्वीरें बनती हैं। शायद बड़े बड़े राजा महाराजा, शानदार मंदिर, उनकी कहानियां। पर कभी ये सोचा है कि ये सब कहानियां जो हजारों साल पुरानी हैं, वो हम तक पहुंची कैसे? आज चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखते हैं कि कैसे इतिहासकार एक जासूस की तरह अतीत की गुत्थियां सुलझाते हैं। ये सवाल ही अपने आप में कितना फैसिनेटिंग है। सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई कैमरा था, ना कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस, ना इंटरनेट। तो फिर हम अतीत को, बीते हुए कल को देखते कैसे हैं? सच तो यह है कि इतिहास ना एक बिखरी हुई पहेली जैसा है और हमें इसके अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए ना इतिहासकार दो बहुत मजबूत खंभों का सहारा लेते हैं। इन्हीं दो पिलर्स पर आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारत की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो ये दो पिलर्स क्या हैं? पहले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी जमीन के नीचे से मिले सबूत, और दूसरे हैं लिटरेरी सोर्सेज, यानी उस जमाने में लिखी गई किताबें और दस्तावेज। चलिए एक एक करके इन दोनों को करीब से समझते हैं। अच्छा, तो इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, मतलब भौतिक सबूत, सिक्के हो गए, कोई पुरानी इमारत हो गई, ये एकदम ठोस चीजें हैं। इन्हें बदला नहीं जा सकता, राइट? इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं। अब दूसरी तरफ हैं लिटरेरी सोर्सेज, मतलब लिखी हुई बातें, कहानियां, कानून, कविताएं। इनसे हमें उस जमाने की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इसमें एक बट है। इसमें लिखने वाले का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसका बायस भी तो हो सकता है ना? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, आर्कियोलॉजी, यानी जमीन से निकली सच्चाई। ये वो ठोस सबूत हैं जो इतिहास की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। तो जमीन के नीचे से मिलता क्या क्या है? सोचिए, पत्थरों पर खुदे हुए शाही फरमान मिलते हैं, जिन्हें हम अभिलेख कहते हैं। पुराने सिक्के मिलते हैं जो उस दौर की इकोनॉमी की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। और बड़े बड़े स्मारक और रोजमर्रा की चीजें जो हमें आम लोगों की जिंदगी में झांकने का मौका देती हैं। इन अभिलेखों को पढ़ना और उनका मतलब निकालना, ये अपने आप में एक पूरी साइंस है, जिसे कहते हैं एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र। ये पत्थर पर लिखी वो कहानियां हैं जिन्हें सदियां भी नहीं मिटा सकीं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन उदाहरण है सम्राट अशोक के अभिलेख। पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैले खंभों और चट्टानों पर मिले ये लेख मौर्य काल को समझने का सबसे जरूरी सोर्स हैं। इनसे हमें सीधे सीधे पता चलता है कि अशोक का शासन कैसा था और उसकी सोच क्या थी। अब आते हैं सिक्कों पर। सिक्कों की पढ़ाई को कहते हैं न्यूमिज्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र। और ये कितनी कमाल की बात है कि धातु का एक छोटा सा टुकड़ा हमें उस जमाने के व्यापार, राजाओं और कला के बारे में कितनी ही कहानियां बता सकता है। वाह, यहाँ सिक्कों का एवोल्यूशन कितना साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है भारत के सबसे पुराने सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स, जिन्हें आहत सिक्के भी कहते हैं, मतलब बस धातु के टुकड़ों पर कुछ निशान ठोक दिए। और फिर दूसरी तरफ देखिए, गुप्त काल के सोने के सिक्के। क्या शानदार कारीगरी है, राजाओं की, देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। ये फर्क ही अपने आप में एक पूरी कहानी कह रहा है। कहानी एक बढ़ती ही इकोनॉमी की, एक सोफिस्टिकेटेड आर्ट की। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, साहित्य। अगर पुरातत्व हमें ये बताता है कि क्या हुआ, तो साहित्य हमें बताता है कि उस समय के लोग क्या सोचते थे। ये सचमुच अतीत से आती हुई आवाजें हैं। लिटरेरी सोर्सेस को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है धार्मिक साहित्य, जैसे वेद, त्रिपिटक। इनसे हमें लोगों की आस्था के बारे में पता चलता है। दूसरा है सेक्युलर लिटरेचर। इसमें राजनीति, विज्ञान जैसी चीजों पर किताबें हैं। और तीसरा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत। जरा इन पुराने ग्रंथों में छिपे ज्ञान की एक झलक देखिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की ये लाइन, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, उनके कल्याण में ही उसका कल्याण है। सोचिए, ये बात आज भी कितनी रेलेवेंट है। और हाँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसे मौर्यकाल की राजनीति और प्रशासन को समझने के लिए सबसे ऑथेंटिक गाइड माना जाता है। ये एक तरह से उस जमाने के शासन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव की, विदेशियों की नजरों से भारत। ग्रीस, चाइना और अरेबिया से जो यात्री भारत आए, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, वो हमारे इतिहास को समझने में बहुत मददगार साबित हुआ है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें एक बाहरी नजर से भारत को देखने का मौका दिया। मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में मौर्य दरबार के बारे में बताया।
फैक्सियन और जुआनज़ैंग जैसे चीनी यात्रियों ने गुप्त और हर्षकाल के समाज का आंखों देखा हाल लिखा। और फिर बाद में अल-बिरूनी ने तहकीक हिंद में 11वीं सदी के भारत की एक ऐसी तस्वीर पेश की जो वाकई बेमिसाल है। तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं और लिटरेरी स्टोरीज भी, लेकिन असली जासूसी का काम अब शुरू होता है, इन दोनों को जोड़ने का। कोई भी अच्छा इतिहासकार सिर्फ एक सोर्स पर यकीन नहीं करता, वो हमेशा सबूतों का एक दूसरे से मिलान करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मौर्यकाल। चलिए इसे केस स्टडी की तरह देखते हैं। हमारे पास है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो बताता है कि राजकाज कैसे चलना चाहिए। फिर है मेगास्थनीज की इंडिका, जो एक बाहरी नज़र से वहाँ के समाज और सेना को देखती है। और फिर सबसे मजबूत सबूत अशोक के अभिलेख, राजा की अपनी बातें पत्थर पर खुदी हुई। अब जब हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं, अर्थशास्त्र की थ्योरी, इंडिका का ऑब्जर्वेशन और अशोक के अभिलेखों का प्रूफ, तब जाके हमें मौर्यन एम्पायर की एक कंप्लीट और वेरीफाइड तस्वीर मिलती है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, इतिहास सिर्फ चीज़ों या सिर्फ कहानियों से नहीं बनता, ये भौतिक सुरागों को लिखित कहानियों से मिलाकर सच को बाहर निकालने की कला है। एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा रहता है। और जाते जाते बस एक सवाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी लिपि, उसकी स्क्रिप्ट आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। वो आज भी एक पहेली है। बस एक पल को सोचिए, अगर कभी हम उसे डिकोड कर पाएं तो इतिहास के न जाने और कितने राज, कितनी अनसुनी कहानियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी।